हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमालय एजुवेब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है हम बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। और कल की क्लास में जो कुछ फैक्ट्स मैंने आपको याद करवाए थे, उन फैक्ट्स के बारे में आज फिर से बातचीत करेंगे ताकि चीजें साथ साथ में रिवाइज भी होती रहें। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिया था, होमवर्क के लिए दिया था, और आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए हैं और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स नहीं किए हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। और सभी बच्चों को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और सारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देंगे और फटाफट से क्लास को लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा जो कल का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 250 क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से सातवाहन वंश के किस प्रसिद्ध शासक को अनूठा ब्राह्मण माना जाता था। अनूठा ब्राह्मण माना जाता था। कौन से सातवाहन वंश को, है ना, इनको अनूठा ब्राह्मण या कहें हम एकमात्र ब्राह्मण, या इसके अलावा हम कहें क्षत्रियों का नाश करने वाला। किसको कहा गया है बताओ, देखिए कमेंट सेक्शन में अभी आंसर कर दो भाई। कोई बात नहीं, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में नहीं किया था वो इस क्वेश्चन का आंसर अब करेंगे कमेंट सेक्शन में। बताओ। ऑप्शन ए है आपका राजा वसीथी पुत्र श्री पुलमाई। सेकंड आपका राजा हरिति पुत्र विष्णुकद। थर्ड ऑप्शन आपका राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन। और डी आपका राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। फटाफट से बताएंगे। अगर देखो बातचीत करें अपन नासिक प्रशस्ति की, तो नासिक प्रशस्ति के अंदर राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सभी बच्चे, है ना। लगभग बच्चों का आंसर सही है, डी ऑप्शन राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी नासिक प्रशस्ति में, नासिक प्रशस्ति से हमें ये जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी? ये समस्त जानकारी जो आपको बताई गई है ये राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में हमें किससे मिलती है? नासिक इंस्क्रिप्शन से, नासिक प्रशस्ति से हमें यह जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अपन बातचीत करेंगे उन फैक्ट्स की जो मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से याद करवाए थे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सबसे पहले आप मुझे यह बताएंगे कि हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी? फटाफट से बताओ देखिए कमेंट सेक्शन में। हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी? हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी? फिर मैं आपको कंप्लीट जो है बताने वाला हूं, फटाफट से अपन करेंगे, है ना। हड़प्पा की खोज जो है कब और किसने की थी। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें अपन देखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि हड़प्पा की खोज 1921 एडी 1921 ईस्वी के अंदर किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मोहनजोदड़ो के बारे में। चलो मोहनजोदड़ो के बारे में बताओ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, फुल स्पीड से बताओ। देखें, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी? मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसने की थी दोस्तों और कब की थी? बताओ देखें इसका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की कब हुई? 1922 एडी। खोज किसने की थी बेटा? आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, वो यह बताई थी कि जब इन दोनों स्थलों की खोज हुई थी उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे? कौन थे भाई? सर जॉन मार्शल। और पहले डायरेक्टर जनरल की बातचीत की जाए तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। और सैनिक परिशुद्धता लाने वाले कौन थे? वो थे आपके आर ई एम विलर। कौन थे? आर ई एम विलर थे। क्लियर है सभी को? अच्छा, इसके बाद में और अपन ने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में बातचीत करते हैं, चलो, है ना। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कुछ एविडेंसेज मिले हैं, उनके नाम आप मुझे ये बताएंगे कि ये एविडेंस कहाँ से मिला है ना। हम एमसीक्यू भी करेंगे हमारी क्लास में, मैं एमसीक्यू भी लेके आया हूँ, लेकिन पहले जो कल की क्लास में हमने किया था, है ना, बहुत सारे बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट भी थे,
तो इसलिए जरूरी है कि उन चीजों को अच्छे से याद करें, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना। तो इस प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं कभी भी किसी भी क्लास में आपको बता सकता हूँ। इसलिए भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखा करो, क्लास में बेटा रेगुलर आया करो। इतनी देर की हमारी क्लास होती है, छोटी सी प्यारी सी क्लास होती है, जिसमें बोर तुम आपको बिल्कुल नहीं होने देता, है ना। चीजें अपन याद करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में अपन अपना कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, कुछ कोई भी लॉस नहीं, और आप कुछ ना कुछ गेन जरूर करेंगे। अगर आप खुद को ऐसे कैपेबल मानते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में 100 में से 70% मार्क्स लेके आऊंगा हिस्ट्री में, तो डेफिनेटली अगर आप क्लासेस लेते हो तो आप मोर देन 85% स्कोर करोगे, और सीयूईटी में तो आप शानदार स्कोर करोगे ही करोगे। तो इसलिए ये क्लासेस लेना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लिखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि प्लो फील्ड जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं, ये हमें कहां से मिलते हैं? प्लो फील्ड, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से बताओ। देखिए कमेंट सेक्शन में ऑप्शन दूं मैं आपको? चलो ऑप्शन देता हूं। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। ये चार मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। अब बताओ इसमें से राइट आंसर। प्लो फील्ड, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर धोलावीरा। फटाफट से राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा बेटा? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें मिलते हैं प्लो फील्ड के साक्ष्य। वेरी गुड। चलो एक तो ये बात हो गई भाई, कुछ बच्चों का सही भी आंसर। बहुत अच्छे, बढ़िया, शाबाश। अब देखो, अब अगला एक और पॉइंट मैं आपको पूछता हूं, देखें कितने बच्चे उसका राइट आंसर करते हैं, है ना। ये इरेज कर देता हूं प्लो फील्ड वाला मैं। अब मैं आपको पूछूंगा कि शेल ऑब्जेक्ट्स, शंख से बनी वस्तु में, शंख से बनी वस्तुएं कहां से मिलती हैं? फटाफट से बताओ, शंख से बनी वस्तुएं कहां से मिलती हैं? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। चहूदड़ो, लोथल, नागेश्वर, खेतड़ी। ये चार ऑप्शन है। फटाफट से बताओ सेल ऑब्जेक्ट्स कहां से मिले? सेल ऑब्जेक्ट्स, सेल ऑब्जेक्ट्स कहां से मिले हैं? फटाफट से बताओ भाई। अरे आंसर सभी बच्चे क्या करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाता तो ये एग्जाम थोड़ी ना चल रही है, यहाँ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझा करो इस बात को, है ना। तो सेल ऑब्जेक्ट्स कहां से भाई? नागेश्वर से। कहां से? नागेश्वर से। और नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। सेल ऑब्जेक्ट्स नागेश्वर से। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नागेश्वर गुजरात में। चलिए क्लियर है एक और बात। चलो इसके बाद हम और डिस्कस करते हैं, या एक बार अपन क्वेश्चंस करें उसके बाद बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीच बीच में अपन ये भी डिस्कस करते रहेंगे। हालांकि जो मैंने कल करवाया था वो कंप्लीट मैं आपके सामने ये रहा पूरा डेटा, है ना। इसी में से मैं क्वेश्चंस बीच बीच में पूछता रहूंगा और बीच बीच में चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए। अब निम्नलिखित में से किस वंश ने पहली बार सोने के सिक्कों, पहली बार सोने के सिक्कों के उपयोग से, क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन में, उपयोग से अपनी उच्च स्थिति का दावा किया? विच डायनेस्टी अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स टू क्लेम देयर हायर स्टेटस, टू क्लेम देयर हायर स्टेटस? गुप्त डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या फिर चेर डायनेस्टी? फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, फटाफट से करेंगे, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ किसने किए थे? चार ऑप्शन है, कमेंट में नाम बताओ, कौन सा वंश था? गुप्त था, कुषाण था, मौर्य था या फिर चेर वंश था? है ना, कौन थे इसमें? कुषाण वंश थे, है ना। पहली शताब्दी ईस्वी में किए थे। कब किए थे? पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाणों ने किए थे।
एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो सिक्के थे ये रोमन शासक प्लस जो पार्थियन शासक थे, इन्होंने जो सिक्के चलाए थे इनके बिल्कुल समान सिक्के थे। वजन वगैरह देखें, आकार वगैरह देखें, तो जो कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे पहली शताब्दी ईस्वी में, तो कुषाणों के सोने के सिक्के रोमन और पार्थियन जो शासक थे इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उनके बिल्कुल समान थे। चलिए, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई फटाफट से कमेंट किया करो और हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करो दोस्तों। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 252 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अशोक के अभिलेख की भाषाओं के बारे में सही है? सही कथन पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक कथन सही है, बाकी 3 कथन बिल्कुल गलत है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। श्रीलंकाई अभिलेखों में अरामेइक और यूनानी भाषा का उपयोग किया गया था। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख देवनागरी लिपि में लिखे गए थे और अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। बताओ भाई, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। बताओ बताओ बताओ। फटाफट 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 बताओ, फटाफट बताओ। चलो देखें, देखो सही कथन की बातचीत की है तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, स्टेटमेंट यही सही है। ए ऑप्शन जिन्होंने किया है बिल्कुल सही। इसके बाद श्रीलंकाई अभिलेखों में अरामेइक और यूनानी भाषा का उपयोग किया गया था। ये श्रीलंकाई नहीं थे, अरामेइक और यूनानी भाषा का जहां प्रयोग किया गया था वो थे आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उस साइड वाले थे, है ना। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख देवनागरी लिपि में लिखे गए थे, है ना। लिपि ये देवनागरी नहीं थी, लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। नहीं, इसमें अरामेइक और यूनानी भाषा का था, तो इसमें ब्राह्मी लिपि का नहीं था। ये बात मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत लैंग्वेज। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था, पता है किसी को? कमेंट सेक्शन में बताना। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था, है ना। ये कमेंट सेक्शन में बताओ, कब और किसने, कब और किसने पढ़ा। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, कब और किसने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1333 में इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था? बताओ भाई, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान कौन थे? बताओ बेटा। बताओ फटाफट से, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया सुल्तान। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। चलो तो देखो, इब्न बतूता कहां से आए थे, सबसे पहले बातचीत करें तो इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। दूसरी बात इनके बारे में, इनका जो यात्रा वृतांत है उसको क्या बोलते हैं? रिहला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रिहला बोला जाता है। कुछ कुछ पुस्तकों में इसको रेहला भी लिखा हुआ मिलता है। रेहला या रिहला एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ई और ए की मात्रा का फर्क है। तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी, रिहला या रेहला। और जब ये भारत आए थे, भारतीय उपमहाद्वीप पर जब ये पहुंचे थे, उस समय दिल्ली के जो सुल्तान है, वो दिल्ली के सुल्तान कौन थे बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको शॉर्ट में मैंने आपको पहले भी बताया है एमबीटी, इनको मैं शॉर्ट में बोलता हूं, आप भी इनको शॉर्ट में एमबीटी बोल सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये इब्न बतूता की विद्वता से काफी प्रसन्न हुए थे, काफी प्रभावित हुए, और प्रसन्न होकर प्रभावित होकर इन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या बनाया था? काजी बनाया था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बनाया था इन्होंने इब्न बतूता को? दिल्ली का काजी बनाया था। तो ये लाइन अच्छे से याद रख लेना, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी
या न्यायाधीश किसने बनाया था? एमबीटी ने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। याद रख लेना, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, है ना। 4-5 स्टार लगा लो चाहे इसके। ये मैं आपको पहले भी काफी बार याद करवा चुका हूँ। आई होप आप सबके दिमाग में ये सवाल अच्छे से बैठ गया होगा कि अगर ये सवाल आ गया ना सर तो हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, इसको इतना बढ़िया तरीके से धोएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। चलो इस बात पे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि डोमिंगो पेस कहां से आया था? डोमिंगो पेस बताना, देखो कमेंट सेक्शन में किस किस को पता है ना। डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस कहां से आया था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे, है ना। सभी बच्चे हेलो भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 253 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें बेटा चयन करना है। और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के घोड़ा व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? है ना। तो विजयनगर में जो हॉर्स के मर्चेंट्स थे उनको क्या कहा जाता था? उस समूह को क्या बोलते थे? बताओ, देखें फटाफट बताओ। बताओ फटाफट से। विजयनगर के घोड़ा व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कहा जाता था? कुदरी चेट्टी, है ना। ये तो ऑप्शन देख के ही बता दोगे आप लोग, है ना। तो चेट्टी किसको बोलते हैं? व्यापारी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? व्यापारी को बोलते हैं। और कुदिरई जो है, कुदिरई तमिल में घोड़े को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तमिल में घोड़े को कुदरी कहा जाता है। याद रख लोगे, कुदरी। तमिल में घोड़े को क्या कहा जाता है? कुदरी कहा जाता है। और चेट्टी कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं, ना। तो कुदरी चेट्टी, ठीक है। घोड़े के व्यापारियों को क्या बोला जाता था? कुदरी चेट्टी कहा जाता था। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने किया है बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन मैं आपको पता ही नहीं कितनी बार करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 255, है ना। सही सुमेलित बताना है आपको, सही सुमेलित बताओ, देखें कौन सा है इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? बताओ देखें सही सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 255, हजारा राम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, और कौन सा है भाई इसमें? देखो बृहदेश्वर मंदिर और चन्नकेशव मंदिर। बताओ भाई कौन सा है? फटाफट से बताओ, हजारा राम मंदिर कहाँ है? हजारा राम मंदिर है विजयनगर में, है ना। तो इनकी जो सही जगह है वो मैं इधर लिख देता हूं, याद कर लेना। ये अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। विजयनगर में चिदम्बरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में। आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो पता है कौन से में? एक तो चिदम्बरम में और एक बृहदेश्वर में। चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर कहाँ है? तंजावुर में, ये तो सही है। और चन्नकेशव कहाँ है? बेलूर में। चन्नकेशव बेलूर। तो ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। विजयनगर में नहीं, बेलूर में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। ये वाला बिल्कुल सही है भाई। जिन्होंने आंसर किया है बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। ऐसे आंसर किया करो और कोशिश किया करो कि सही आंसर करें। गलत आंसर भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत कर दो तो फिर सही आंसर जो आपको बताया जाता है उसको याद रखा करो। कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप गलत नहीं करो, क्योंकि मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों को कि एक क्वेश्चन जो होता है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो रिपीट होगा ही होगा। वो इसलिए करवाता हूँ ताकि पहले बच्चों ने जो गलतियां की थी उनसे वो शायद सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो अब सिखाएंगे, अब भी नहीं सीखेंगे तीसरी बार सिखाऊंगा, चौथी बार सिखाऊंगा, जब तक सीखोगे नहीं तब तक सिखाऊंगा। बस ये है कि आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपके साथ हुई। क्वेश्चन नंबर 256, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और नीचे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है उसको आपको चुनना है भाई। क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको? देखो कि संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत के द्वारा व्यक्त की गई राय से भी प्रभावित थी। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। असर्शन देखे क्या कह रहा है, द डिस्कशन विद इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक।
और रीजन क्या बोल रहा है कि पब्लिक वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंड इन देयर व्यूज ऑन व्हाट नीडेड टू बी डन। देखिए फटाफट से देखिए, दोनों स्टेटमेंट देखिए, फटाफट से देखो। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत के द्वारा व्यक्त की गई राय से भी प्रभावित थी। देखो भाई फटाफट देखो, देखो संविधान सभा की जो चर्चाएं हैं ये कभी किसी बंद कमरे में नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा की चर्चाएं जो है वो एक बंद कमरे में की गई थी, नहीं। संविधान सभा की चर्चाओं में जो लोग थे, है ना, जो सामान्य लोग थे, उनसे भी भाई उनके जो सजेशंस हो गए, सुझाव हो गए, उनकी बातें जो है वो उनसे सुनी जाती थी, ताकि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग जो भी हो गया, तो उनको किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो और सभी को समान रूप से फायदा मिले, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, है ना। तो स्टेटमेंट पहला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे, बस इसी की बात है। तो दोनों सही है और बिल्कुल सही व्याख्या भी है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है अपना यही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, इसमें मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। करो देखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मुगल समाज में एक तरफ लोग दिए गए हैं, सर्राफ किसको बोलते थे, अमील गुजार किसको बोलते थे, खुदकास्त किसको बोलते थे, और मुकद्दम किसको बोलते थे? ये क्वेश्चन बताओ भाई, मजा आ जाएगा। बताओ देखे कौन कौन कर सकता है, बताओ बताओ बताओ। बताओ 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 भाई, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर करेंगे। एक तरफ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इनको मैच करके बताओ फटाफट से, या मेरे को करने पड़ेंगे। एक तरफ देखो, ये देखो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं आपको, है ना, तो इन विकल्प को एक बार रीड कर लीजिए। मैं थोड़ा सा लो इधर खड़ा हो जाता हूँ यार, फटाफट से इनको रीड करके बताओ और इसका राइट आंसर बताना, ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे, कोशिश करना कि आप सभी बच्चे इसका बिल्कुल राइट आंसर ही दो। देखो सर्राफ अपन कई बार पहले भी कर चुके हैं, है ना। बैंकर या मुद्रा की फेरबदल करने वाले जो है उनको क्या बोलते थे? सर्राफ बोलते थे, है ना। मनी चेंजर्स जो है उनको क्या बोला जाता था? सराफ बोला जाता। अगर बातचीत करें अमील गुजार की, तो ये कौन होते थे? ये रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, है ना। और खुदकास्त कौन होते थे? खुदकास्त रेजिडेंट कल्टीवेटर्स, यानी कि जिस गांव में थे उसी गांव में इनकी जमीन होती थी, वहीं पर ये खेती करते थे। मुकद्दम थे विलेज हेडमैन, है ना। मुकद्दम कौन थे? विलेज हेडमैन। अमील गुजार राजस्व वसूली करने वाले। खुदकास्त गांव में रहने वाले किसान उसी गांव में, और पाहीकास्त उस गांव से बाहर जो खेती करते थे उनको पाहीकास्त कहते थे। मुकद्दम गांव का मुखिया हुआ करता था। तो देखो भाई, ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, सी में 4, 3 में 2, सॉरी डी में 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन डी सही है भाई, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है और बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 258 जो है, इसको देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया, जो 1857 के विद्रोह का एक कारण भी बना था, है ना। अगर तात्कालिक कारणों की बातचीत की जाए तो एनफील्ड राइफलों का प्रयोग जो है ये 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख तात्कालिक कारण भी था, है ना। जिनको अपन कई बार देखते हैं चर्बी वाले कारतूस के रूप में, है ना, चर्बी वाले कारतूस हैं, 1857 की क्रांति का एक तात्कालिक कारण था। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। ऑप्शन आपके सामने, वेलेजली, हॉर्डिंग, डलहौजी और बेंटिंग। फटाफट बताओ, बताओ बताओ। अगर देखो विद्रोह की बातचीत की जाए तो इनमें डलहौजी की जो हड़प नीति थी, है ना, वह भी एक मुख्य कारण है। डलहौजी की जो हड़प नीति थी वह भी कारण हो सकती है 1857 के विद्रोह का। लेकिन अगर राइफलों की बातचीत की जाए तो आधुनिक राइफलों का, एनफील्ड राइफलों का, इनका प्रयोग जो है किसके कहने पे शुरू हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के कहने पे इनका नई नई राइफलें, आधुनिक राइफलें इनको दी गई थी, जिनमें चर्बी वाले कारतूस लगते थे, है ना। जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग और हिंदू संप्रदाय के जो लोग थे, जो सैनिक थे इनकी सेना में, है ना, उन दोनों ही सैनिकों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो रहा था, उनके धर्म का अपमान हो रहा था, उनकी मान्यताओं का काफी विरोध हो रहा था और उनकी मान्यताओं को काफी बेइज्जत किया जा रहा था। तो इस वजह से 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण भी बना। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अगला है 259। इसका भी आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन नंबर 259 क्या कह रहा है आपको, देखिए। ये कह रहा है आपको कि संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 कथन बिल्कुल सही है और एक कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। तो जो गलत कथन है वो बताओ। चारों जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट जो है वो पढ़िए और इनमें जो गलत है वो देखिए। बताओ भाई। अंग्रेजों द्वारा संथालों को दामिने को जमीन दी गई, बिल्कुल सही बात है। तो और संथालों ने जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, बिल्कुल विद्रोह किया था। सिद्धू मांझी ने इनका नेतृत्व भी किया था। तो फिर डी क्या है, डी गलत हो सकता है। संथालों ने पहाड़ियों और अंग्रेजों के विद्रोह में, अंग्रेजों को विद्रोह में हरा दिया। बोल रहे हैं कि संथालों ने पहाड़ियों को और अंग्रेजों को विद्रोह में हरा दिया, है ना। हराया नहीं था। बातचीत अगर करें अपन 1856 की, 1856 के मिड में या 1856 के एंड तक की बातचीत करें तो संथाल जो है इनको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सेना ने पूर्णतया कुचल दिया था और इनके लिए एक संथाल परगना नाम से एक नया जिला भी बनाया था। संथाल परगना नाम से नया जिला बनाया। संथाल परगना नाम से नया जिला इन्होंने बनाया था। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलिए, वेरी गुड भाई। जिन्होंने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तीनों बातें जो है ये आपको अच्छे से याद भी करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन में दिया हुआ है सिद्धू मांझी। तो आपको ऑप्शन देखते ही टिक कर देना है कि सिद्धू मांझी ने संथालों का नेतृत्व किया था। और अंग्रेजों द्वारा संथालों को जो जमीन दी गई थी उसका क्या नाम है, दामिनी को। क्या नाम है, दामिनी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। हमें सही सुमेलित बताना है बेटा इनमें से, है ना। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। स्तंभ 1 संविधान सभा के सदस्य और उनका क्षेत्र। मतलब एक सही है और 3 गलत हैं। एक सही है और 3 गलत हैं। बताओ देखें सही सुमेलित कौन है, सही सुमेलित कौन है। बताओ सही सुमेलित। के एम मुंशी मध्य प्रांत, के जे खांडेरकर गुजरात, बी पोकर बहादुर मद्रास और आरवी धुलेकर पंजाब। बताओ इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। चलो इनमें से सही सुमेलित मैं बता देता हूं आपको कौन है, बी पोकर बहादुर मद्रास। अब आपका कार्य है कि आप बताओगे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, के एम मुंशी का क्षेत्र कौन सा, के जे खांडेरकर का कौन सा क्षेत्र और आरवी धुलेकर का कौन सा क्षेत्र होगा। बताओ देखें फटाफट से कमेंट सेक्शन में, किसी को पता हो तो बताना, है ना। और अभी कोई जरूरी नहीं है, आप वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद चाहे बता देना, और अभी बताना चाहते हो तो अच्छी बात है, अभी बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 261। 261 नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र की पहचान कीजिए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, या हाजी अली दरगाह है, या फिर हजरत बल दरगाह श्रीनगर वाली है। तो फटाफट से बताओ भाई। बताओ देखें, बताओ भाई। अरे ये वही चीज है जिसको अकबर ने बनवाया था सफेद संगमरमर से। बताओ कौन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से अकबर ने ये लाइन अच्छे से याद कर लेना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद परिसर में बनवाई। किस प्रकार का संगमरमर है, सफेद संगमरमर। किसने बनवाई, अकबर ने बनवाई। फतेहपुर सीकरी के कौन से परिसर में बनवाई, जामा मस्जिद परिसर में बनवाई।
है ना, या डायरेक्ट पूछ लें कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने कौन सी जगह बनवाई, फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में बनवाई। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर भाई। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, जोरदार। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। निम्नलिखित में से अलवारों का प्रमुख संकलन या रचना कौन सी है? अलवारों की बतानी है, ध्यान में रखना, गलत मत कर देना। अलवारों की पूछ रहा है, अलवारों की बताना, नयनारों की मत बता देना भाई। अलवारों का कौन सा है, बताओ भाई, अलवारों का कौन सा है? अलवारों का कौन सा है, बताओ। निम्नलिखित में से अलवारों का प्रमुख संकलन या रचना कौन सी है? देखो, इसको तमिल वेद भी कहा जाता है, और 12 अलवार संताओं, 12 अलवार जो संत हैं उनकी रचनाएं हैं। कौन सा है? नल यीरा दिव्य प्रबंधम। नल यीरा दिव्य प्रबंधन, इसको क्या बोला जाता है? तमिल वेद कहा जाता है। कितने? 12 अलवार संत, 12 अलवार संतों का संकलन, नलियीरा दिव्य प्रबंधन। ठीक है, याद रखोगे, तमिल वेद नलियीरा दिव्य प्रबंधन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एंथोलॉजी और कंपोजिशन ऑफ अलवार्स? चलिए, अब जो कुछ अपन क्वेश्चंस कर रहे थे उनको और करते हैं, फिर थोड़े से और अपन एमसीक्यू करेंगे, है ना। कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको और बताता हूँ। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन इसमें क्या क्या लिखा था अपन ने? दो चीजें कर ली थी अपन ने। एक तो प्लो फील्ड कहाँ पे? कालीबंगा में। और एक सेल ऑब्जेक्ट्स नागेश्वर में। शंख से बनी वस्तु में कहां से मिली? गुजरात के नागेश्वर स्थल से। चलो, अब अपन इसमें और करते हैं, जैसे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, नहरों के अवशेष, वाटर रिजर्वर्स, जलाशय, है ना। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हो गए, वाटर रिजर्वर्स हो गए। इसके बाद टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, मिट्टी का बना हल। ये साग से कहां से मिले हमें, है ना। इसके बाद और देखें, डॉकयार्ड, क्या बोलते हैं भाई डॉकयार्ड को? बंदरगाह, बंदरगाह, है ना। इन चारों चीजों को लिखते हैं अपन। देखो कहाँ कहाँ, बताओ भाई। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स कहाँ से, उसके बाद वाटर रिजर्वर्स कहाँ से, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो कहाँ से, डॉकयार्ड कहाँ से, और इसमें अगर आप और लिखें तो 700 वेल्स। वेल्स यानी कि कुएं, 700 वेल्स, 700 वेल्स। तो सबसे पहले बातचीत करें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स की। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स में आप देखेंगे, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स कहां से? श्योर तो गई, अफगानिस्तान, श्योर तो गई अफगानिस्तान से। वाटर रिजर्वर्स कहां से बेटा? धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात से। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो कहां से बेटा? बनावली, बनावली या चोलिस्तान, हरियाणा, हरियाणा। इसके बाद डॉकयार्ड लोथल, लोथल कहां पे है? गुजरात में। इसके बाद 700 वेल्स, 700 कुएं, ये कहां से है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। क्लियर है सभी को? अच्छे से, अच्छे से क्लियर है? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये जो है कंप्लीट अच्छे से लिखे हुए, और मैंने एक स्लाइड आपके लिए कल ही बना दी थी, और कल अगर आ गई थी टेलीग्राम पे तो ठीक है, नहीं तो वो जो स्लाइड है वो आज आ जाएगी भैया आपके पास टेलीग्राम पे, ठीक है ना। कहाँ पे है ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रही। एक तो ये है और एक ये रही भाई, शोरतुगई, मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा,
धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, है ना। कालीबंगा में एक और याद रखना, एक साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलता है बेटा, कालीबंगा से मिलता है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। यह सवाल है कि शाहमल को स्थानीय स्तर पर राजा क्यों माना जाता था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कारण की पहचान कीजिए। शाहमल को क्यों माना जाता था। उन्हें एक प्रेरित पैगंबर माना जाता था, उसने चिन्हाट के संघर्ष में लॉरेंस हेनरी को हराया, वह झगड़ों और विवादों का फैसला करता था, उसे कोई हरा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां थी। वाह यार क्या ऑप्शन है, जादुई शक्तियां थी भाई। है ना। देखो ये शामिल वाला मैंने आपको कई बार बताया कि यूपी का जो बड़ौत परगना है ना, उससे संबंध है इनका। और इन्होंने एक बंगले को इन्होंने क्या किया, न्याय भवन में बदल दिया था, आपको याद हो तो। और न्याय भवन में बदल के वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके छोटे मोटे झगड़े हो गए, विवाद हो गए, है ना। तो उनके विवादों का निपटारा जो है वो किया जाता था इनके द्वारा। किसी ने किसी घर पे चप्पल फेंक दी तो बोले आ जाओ, फटाफट आ जाओ मेरे पास, मैं करता हूँ तुम्हारा इलाज। तो शामिल क्या कहेगी, किस लिए माना जाता था भाई, स्थानीय स्तर पर राजा क्यों माना जाता है इनको, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर झगड़ों और विवादों का फैसला किया करते थे। ऑप्शन सी। अब शाहमल को आप याद रखेंगे, बड़ौत परगना उत्तर प्रदेश, बड़ौत परगना उत्तर प्रदेश। ही सेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड डिस्पेंस्ड जजमेंट्स लोकली। इसके आगे आप लोकली भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि एक क्षेत्र था उसी में इसने क्या बना रखा था, वो अपना एक न्याय भवन बना लिया था, एक बंगले को बदल दिया था इन्होंने न्याय भवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई जानकारी की सहायता से महाभारत के उस पात्र की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुंती का बेटा था, हिडिंबा से विवाह हुआ था, और घटोत्कच का क्या था, पिता था। बताओ। देखें चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यार ये तो महाभारत का। अगर आपने देखा भी होगा तो आप इसको आराम से कर लोगे। अगर महाभारत अगर आपने सीरियल भी देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। कुंती का बेटा, विवाह हिडिंबा से हुआ था, और घटोत्कच का पिता कौन था, भीम था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी सा है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1859 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसके अनुसार ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होता था। निम्नलिखित विकल्पों में से उस कानून को पहचानिए। बताइए उस कानून का क्या नाम था। एक मुश्त बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून, या फिर भारतीय प्रेस अधिनियम, या फिर लिमिटेशन लॉ यानी कि प्री सिमन कानून। बताइए फटाफट बताइए। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो कानून था, इसका जो विजन है, इसका जो उद्देश्य है वो यही था कि भाई जो मूलधन है, मूलधन से अधिक ब्याज नहीं होना चाहिए, है ना। फिर क्या बात है कि जो साहूकार थे इन्होंने धोखे से और ऋण पत्रों पर हस्ताक्षर करवा के इसको अपने पक्ष में कर लिया था। बताओ देखें कौन सा होगा इसमें, परिसीमन कानून, लिमिटेशन लॉ जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये किस लिए बनाया गया था कि भाई जो ब्याज है वो मूलधन से अधिक ना चला जाए। लेकिन साहूकारों ने क्या किया, ऋण पत्रों को अपनी ओर करके और फिर इस पूरे सिस्टम को ही अपने फेवर में कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 266, भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा करने आए यात्रियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत स्टेटमेंट बताना है। चारों स्टेटमेंट पढ़िए फटाफट से, फटाफट से चारों स्टेटमेंट पढ़िए और कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कीजिए भाई। बताइए। 1440 के दशक में रज्जाक समरकंदी ने दक्षिण भारत का दौरा किया। इब्न जुजाई ने इब्न बतूता का सुरती लेख किया। फ्रांसवा बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व का वर्णन किया, और अल बिरूनी ने नारियल और पान का वर्णन किया था। बताओ भाई। इजी सा क्वेश्चन है यार ये तो, इसमें तो क्या आपको यूं ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है ना। आसान सा क्वेश्चन ना। पान और नारियल वाला जिक्र तो भाई साहब ने किया था अपने कौन से, इब्न बतूता जी ने, है ना। तो ये गलत हो गया, अल बिरूनी ने नहीं किया, किसने किया था, ये किया था इब्न बतूता ने। किसने किया था, इब्न बतूता ने जिक्र किया था नारियल और पान का। तो सही जो स्टेटमेंट नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेइंग अल बिरूनी हैज डिस्क्राइब्ड द कोकोनट एंड पान। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा।
बाकी के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बर्नियर ने भूमि पर राज के स्वामित्व का वर्णन किया, और बर्नियर की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संघवाद के त्रिसूत्रीय सूचियों का भाग नहीं है? कौन सा विषय नहीं है भाई? त्रिसूत्रीय सूचियों का भाग नहीं है भाई। तीन सूचियां हैं, तीन सूचियां देख तो आप संघवाद में, तो कौन सा नहीं है? बताओ बताओ फटाफट से बताओ, देखिए कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संघवाद के त्रिसूत्रीय सूचियों का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ दोस्तों कि कौन सा इसका भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संघवाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्री लिस्ट फॉर्मूला ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? है ना, तो वो जो थ्री लिस्ट है ना, वो जो तीन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? है ना, लिस्ट भी कह सकते हैं आप, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो नंबर एक पे अगर बातचीत करें तो यूनियन, सही बात है। उसके बाद अगर बातचीत करें अपन कॉन्करेंट और स्टेट, लेकिन रेजिडुअरी जो है ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये रेजिडुअरी जो है ये पावर है, ये शक्ति है, अवशिष्ट शक्तियां। तो ये विषय नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। तो भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 267 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो गए। तो भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में हमने किए हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। एक तो ये रहा, इसमें आपको सीखने को मिल रहा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, सफेद संगमरमर से बनी हुई है, अकबर ने बनवाई थी और फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के परिसर में बनवाई थी। ये चीज आपको याद रखना। एक इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन था कि अगले वाला क्वेश्चन था यार, ये वाला, ये तमिल वेद वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऐसे दे देंगे आपको कि निम्न में से कौन से ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है ना, तो अलवारों का प्रमुख संकलन है ये, 12 अलवारों का प्रमुख संकलन है, जिसको क्या कहा जाता है? तमिल वेद भी कहा जाता है, नलीरा दिव्य प्रबंधम। और जो तेवरम है ये भाई भक्ति गीत जो है उनका संकलन है, नयनारों के भक्ति गीतों का संकलन है। लो इसको भी मैं लिख देता हूं, तेवरम क्या है? नयनारों के भक्ति गीतों का संकलन आप क्या कह सकते हैं? तेवरम कहलाता है। ठीक है, ये नयनारों से संबंधित है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, और देखते हैं अपन कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हाँ, ये अच्छे से याद रखना, ये एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किसने किया था? किसने किया था? होर्डिंग ने किया था, है ना। गलती से डलहौजी वगैरह, वेलेस्ली बेंटिक वगैरह मत करके आ जाना, है ना। ये फंसाने वाले ऑप्शन थे चारों के चारों ऑप्शन ही बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इसमें याद रखेंगे आप कौन होंगे? होर्डिंग होंगे। कौन होंगे? होर्डिंग। Who among the following governor generals introduced the Enfield rifles, which became a cause of the revolt of 1857? फिर ये आप अच्छे से मैच कर ही लेना, याद रखना। खुद कास्ट कौन से हैं, पाई कास्ट कौन से हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मुकद्दम किसको कहा जाता है, अमील गुजार किसको कहा जाता है, सराफ किसको कहा जाता है, ये चारों के चारों नाम आपको अच्छे से याद रखने। एक कुदरई चट्टी वाला क्वेश्चन है ना, कुदरई चट्टी अपन ने देखा था, कुदरई चट्टी वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। और ये तो भाई साहब है ही है जबरदस्त वाला, इसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, ये तो एक नंबर क्वेश्चन है। इसको तो आप जितनी बार याद करो उतनी बार ही कम है। तो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हजाराराम मंदिर आपका विजयनगर के अंदर है। इसके बाद बातचीत करें चिदम्बरम मंदिर, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर के अंदर है। चन्नकेशव मंदिर आपका बेलूर के अंदर है। पंपा देवी मंदिर आपका कहाँ पे है? विजयनगर के अंदर है। इसके बाद अगर बातचीत करें विरूपाक्ष मंदिर की, तो वो भी कहाँ पे आपका? विजयनगर के अंदर है। देवगढ़ कहाँ पे है भाई? उत्तर प्रदेश में, है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये मंदिरों के नाम है, ये भी आपको अच्छे से याद रखने। ये आपकी कुदरई चट्टी हो गई। कुदरई तमिल में घोड़ों को कहा जाता है और चट्टी व्यापारियों को कहा जाता है। तो विजयनगर के घोड़ा व्यापारियों को के जो स्थानीय समूह थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? कुदरई चट्टी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है जैसे इब्न बतूता वाली बात, तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था भाई? फटाफट से बताओगे, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था इब्न बतूता को। इसके बाद ये आप मेरे को बताओगे कि नहीं बताओगे, कब और किसने पढ़ा? हाँ चलो शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने बताया भी, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो मुझे बताएंगे कि अशोक के अभिलेख जो है इनको सबसे पहले किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था। और पहली बार सोने के सिक्कों वाला, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, ये तो आप लोग आराम से खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो ये थी भैया आज की अपनी प्यारी सी जबरदस्त सी क्लास।
और इस क्लास को सभी बच्चे याद कर लेंगे। इस क्लास में जो कुछ भी आपको करवाया हुआ है इन सभी चीजों को आप एक एक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लेंगे। तो मिलेंगे हम जल्दी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपके लिए एक बड़ी शानदार सी जबरदस्त सी क्लास भी लेके आने वाला हूँ। ओके, तो मिलेंगे हम जल्दी ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।